नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि परिक्रमा के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, इस समय कोरोना महामारी की मार पूरा देश झेल रहा है। ऐसे में लोगों और उनकी आय के साधनों पर कम असर हो सके, इसके लिए हमारी सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और इसी दिशा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया है और इसके अंतर्गत आपको बता दें कि सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। साथियों, एक तरफ एफपीओ के नेटवर्क पर काम चल रहा है तो दूसरी तरफ खेती से जुड़े स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी तक लगभग 350 कृषि स्टार्टअप्स को मदद दी जा रही है। ये स्टार्टअप्स फूड, पर्टिकुलरली फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, खेती से जुड़े स्मार्ट उपकरणों के निर्माण और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हैं। साथियों, किसानों से जुड़ी ये जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इनके केंद्र में हमारा छोटा किसान है और हमारे देश में सबसे ज्यादा संख्या छोटे किसानों की है। यही छोटा किसान है जिस पर कोई भी आपत्ति आए तो सबसे ज्यादा परेशानी छोटे किसान को होती है और यही छोटा किसान है जिस तक सरकारी लाभ पूरी तरह पहुंचे, ये हमारा संकल्प है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाने पर जोर दिया है, यानी हमें लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस मेगा आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त में सूक्ष्म खाद्य उद्यमों यानी MFE के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम का ऐलान किया गया है। ये योजना प्रधानमंत्री की वैश्विक पहुंच के साथ स्वदेशी की आवाज की संकल्पना को बढ़ावा देती है। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के द्वारा वित्त अधिगम्यता में वृद्धि करना, लक्ष्य उद्यमों में राजस्व में बढ़ोतरी करना, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का अनुपालन करना और समर्थ प्रणालियों की क्षमता को सुदृढ़ बनाना है। इसके साथ ही सूक्ष्म खाद्य उद्यमों का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में औपचारिक क्षेत्र में पारगमन, महिला उद्यमियों और आकांक्षापूर्ण जिलों का विशेष ध्यान देना, अपशिष्ट से पैसा कमाने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहन देना और जनजातीय जिलों लघु वन उत्पाद पर ध्यान देना भी है। इस योजना के जरिए भारत के लिए निर्यात के उन अवसरों को तलाशा जाएगा जो पूरी तरह खाद्य सुरक्षा और सेहत के साथ साथ जीवन शैली के साथ जुड़े हैं। इसके लिए क्लस्टर आधारित अप्रोच का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए बिहार का मखाना, जम्मू कश्मीर में केसर आदि के विकास और निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। MFE स्कीम के दायरे में मौजूदा लघु खाद्य उद्यम, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह और कोऑपरेटिव की मदद की जाएगी। इस स्कीम के जरिए 2 लाख लघु खाद्य उद्यमों को मदद मिलेगी। इससे रोजगार और आय के साधन भी बढ़ेंगे। इसके अलावा असंगठित MFE इकाइयों को तकनीकी मदद के जरिए अपग्रेड किया जाएगा, जिससे वे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मानकों पर खरा उतर सकें, ब्रांड मजबूत कर सकें और देश और दुनिया में उसकी मार्केटिंग की जा सके। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें व्यय को 60:40 अनुपात के हिसाब से भारत सरकार और राज्यों के द्वारा साझा किया जाएगा। 2 लाख सूक्ष्म उद्यमों को ऋण से जुड़ी सब्सिडी के जरिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना को साल 2020-21 से साल 2024-25 तक के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अब वक्त हो चला है हमारे सेगमेंट साहित्य गतिविधि खंड का, और इसमें हम करते हैं पुस्तकों की समीक्षा। और आज के हमारे सेगमेंट में हम एक ऐसी पुस्तक आपके लिए लेकर आए हैं जो न केवल हमारे किसानों के लिए, न हमारे युवाओं, बल्कि हमारी गृहिणियों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगी। इस पुस्तक का नाम है प्रायोगिक गृह वाटिका। क्या है ये पुस्तिका, क्या क्या इसमें समावेश किया गया है, आइए जानते हैं हमारे इस सेगमेंट में। डॉक्टर राजीव, आपका स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। डॉक्टर राजीव, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे इस किताब के बारे में, क्या भूमिका है? सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि प्रायोगिक गृह वाटिका जो पुस्तक की जो भूमिका है मैडम जी, क्योंकि हमारे देखेंगे कि गृह वाटिका में उगाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं, जो विटामिन, खनिज लवण, एंटीऑक्सीडेंट, फोलिक एसिड और रेशा जैसे पोषक तत्व इसमें पाए जाए का महत्वपूर्ण सोर्स है, स्रोत है का वर्णन इसमें किया गया है जी। दूसरा है मैडम कि एक योजनाबद्ध तरीके से बनाए गृह वाटिका को बना के एक परिवार के सदस्यों को वर्ष भर हम इसमें सब्जियां जो है प्रयोग ला सकते हैं या खिलाने में प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी है कि जो सब्जियां हैं मानव शरीर में जी, वो एक तो आपके जैसे हाई ब्लड प्रेशर हम कहते हैं या उच्च रक्तचाप बोल लीजिए, आप मधुमेह बोल लीजिए, या कैंसर के प्रति लड़ने की क्षमता डेवलप करती है जी, प्रदान करती है जी। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि हमारे जो सब्जियों का है जी, जो भोजन को पौष्टिक और संतुलित बनाने के लिए कम से कम जो है 300 ग्राम सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इसमें से आपका 125 ग्राम पत्तेदार वाली सब्जियां हो, 100 ग्राम जड़ वाली हो एवं 75 ग्राम अन्य सब्जियां होनी चाहिए। जो कि आज के डेट में आप देखेंगे 120 ग्राम हमारे सब्जियां जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध है जी। तो इसके हिसाब से जो है इसकी जो भूमिका में है, और आप देखेंगे कि एक मध्यम परिवार के लिए एक महीने में करीब 1000 से लेके 1500 रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर इसको साल में आप देखेंगे तो 12000 से लेके 15,000 जो है लग जाते हैं सब्जियों के लिए जी। डॉक्टर राजीव, इस किताब के लेखक कौन है और कहां से ये खरीदी जा सकती है, किन लोगों के लिए ये लाभदायक है? प्रायोगिक गृह वाटिका पुस्तक जो है इसके जो लेखक हैं डॉक्टर नेमपाल सिंह हैं, जो पूर्व प्राध्यापक हैं सब्जी विज्ञान विभाग कृषि महाविद्यालय पंतनगर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से हैं। और ये किताब जो है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर राजीव, कौन लोग इस किताब से लाभ उठा सकते हैं? जो हमारे जो क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित इस पुस्तक से जैसे विद्यार्थी हैं, वैज्ञानिकों के साथ साथ हमारे जो किसान भाई हैं, इसके साथ साथ जो है स्नातक एवं स्नातकोत्तर के जो छात्र हैं, और मुख्य रूप से जो गृह विज्ञान के जो छात्राएं हमारी हैं वो इससे लाभ जो है इस किताब के द्वारा जो है लाभ प्राप्त कर सकती हैं। उनके लिए बहुत ही अच्छी किताब है ये। जी जी। डॉक्टर राजीव, साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से अहम या कहा जाए कि मुख्य बिंदु हैं इस किताब में? हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि इस जो प्रायोगिक गृह वाटिका पुस्तक के जो महत्वपूर्ण बिंदु या मुख्य बिंदु जो है, पहला है कि परिवार की आवश्यकता अनुसार सब्जियों व फलों को सफल उत्पादन का विस्तृत चर्चा किया गया है। दूसरा है जो रसायन युक्त फल एवं सब्जियों की आपूर्ति कैसे हो, इस बात को भी उद्धृत किया गया है जी। और सब्जियों की खरीद पर होने वाले व्यय को कैसे बचत किया जाए विषय पर भी जोर दिया गया है इसमें। और बाजार की तुलना में घर में उगाई सब्जियों और फलों की उपयोगिता के बारे में भी बताया गया है जी। और 12मासी सब्जी फसलों को उद्यान के एक तरफ लगाना चाहिए ताकि उनसे आग में जो छाया आती है वो ना आए, और जो छाया जो फसलों को 12मासी भूखंड में लगाया जा सकता है, ये भी उसमें जो है चर्चा की गई है। डॉक्टर राजीव, इसकी विषय सूची के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या क्या इसमें सम्मिलित किया गया है? इसमें मुख्य रूप से जो है विषय सूची जो इसको 4 भागों में जो है किया गया है। पहला खंड है जो है उपयोगी सैद्धांतिक सूचनाएं के रूप में। इसमें जो है इसके अंदर जो है 5 अध्याय है, जिसमें गृह वाटिका है, उसके महत्व है, प्रकार है एवं अंग है।
इसी के साथ साथ जो है इसकी पौधशाला प्रबंधन है, महत्वपूर्ण इसमें किस्में कौन कौन सी हैं, रूपरेखा एवं योजना के बारे में बताया गया है। दूसरा खंड है इसका विशिष्ट रूप, जिसमें बाढ़, झाड़ीदार पौधे के रूप में हरियाली, गमलों में गृहवाटिका, छतों पर गृहवाटिका और पॉली हाउस अपनी प्लास्टिक हाउस के बारे में जो है विस्तृत चर्चा की गई है। और तीसरा इसका खंड है उद्यान क्रियाएं, यानी प्रमुख जो उद्यान में क्या क्या क्रियाएं होती हैं उसका जो है विस्तृत चर्चा की गई है। रोग एवं कीटों के बारे में बताया गया, उनकी क्या रोकथाम है उसके बारे में बताया गया, बीज उत्पादन कैसे करते हैं एवं प्रबंधन कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया है, और सब्जियों की तुड़ाई, भंडारण एवं परिरक्षण को हम कैसे करते हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। और उसमें जो है पूरा 12 मासी यानी एक साल के लिए एक कार्यक्रम भी बना सकते हैं, जिससे कि साल भर हम सब्जियां और फल फूल इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को विषयवार या विषय क्रम में जो है सम्मिलित किया गया है और इससे से अधिक लाभ ले सकते हैं। जी डॉक्टर राजीव, आप हमारे साथ जुड़े, इस किताब पर चर्चा करने के लिए आपका शुक्रिया। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि शिक्षा सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर के निदेशक एवं कुलपति डॉक्टर PK घोष आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं उनसे इन तमाम कोर्सेज के बारे में। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के निदेशक और कुलपति डॉक्टर PK घोष जी। डॉक्टर घोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। आज हम आपसे जानना चाहेंगे बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में। तो आपके इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो किस तरह के कोर्सेज हैं आपके इंस्टीट्यूट में बायोटिक स्ट्रेस को लेकर के? हमारा संस्थान जैसे NIBSM रायपुर, ये संस्थान एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है, और इसका कारण ये है जो हमारा देश में ये बायोटिक स्ट्रेस में एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसमें ये नया कोर्सेस और नया तरीका से पढ़ाई होगा, जिसमें बायोटिक स्ट्रेस का जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया जाता है। बट ये हमें जो क्लाइमेट चेंज के बारे में जो हमने अभी बताया आप लोगों, जिसमें नया नया आउटब्रेक हो रहा है कीड़ा और बीमारी का, जिसके लिए हमारा संपूर्ण ज्ञान का जरूरत है। और ये यूनिवर्सिटी इसलिए बनाया गया जो जिसमें हमें एजुकेशन और रिसर्च में बायोटिक स्ट्रेस में एक्सीलेंस डेवलप करना है ग्लोबली और नेशनली, इसलिए इसको किया जाए। इसलिए इस साल से हम लोग 4 कोर्स लेके MSc स्टूडेंट को लेके पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। और इसी का साथ हम नया कोर्स जैसे कि हमने बताया जो ये
डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस दिया गया, बायोटिक स्ट्रेस में एकमात्र यूनिवर्सिटी है। इसलिए हमें नया नया कोर्स शुरू करना आवश्यक है। इसलिए प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर पेस्ट डिजीज सर्वेलेंस, ये नया कोर्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो अगले साल से इसका इस्तेमाल शुरू होगा, पढ़ाई शुरू होगा। जी, तो किसानों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कीटों और रोगों की रोकथाम के बारे में अगर वो पहले ही ज्ञान अर्जित कर लें तो काफ़ी अच्छा होता है। और अगर इस दिशा में हमारे युवा आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है खेती किसानी के क्षेत्र में। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमारे युवा इस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया रहेगी और साथ ही योग्यता क्या होती है? जैसे कि आप सबको जानकारी है, जो हमारा ICAR में एजुकेशन डिवीजन का थ्रू ऑनलाइन एक एग्जामिनेशन शुरू हुआ है, जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जितना ग्रेजुएट है, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट डिग्री लेने का बाद ये सारे स्टूडेंट इसमें अपीयर होते हैं और इसमें ये काट ऑफ मार्क्स रखा जाता है जो मेरिट में लाने के लिए। जो इस एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाई करते हैं वो मेरिट लिस्ट बनता है और उस मेरिट का बेसिस में ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी में MSc और PhD में एडमिशन दिया जाता है। और इसी माध्यम का थ्रू हमारा संस्थान में NIBSM में इस बार हम 9 बच्चों MSc का स्टूडेंट को भर्ती कराने जा रहे हैं और ये 4 डिसिप्लिन में, जैसे एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रोनॉमी। जी बिल्कुल, ऐसे में ही आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर घोष कि हम बायोटिक स्ट्रेस की बात करते हैं तो खेती किसानी में किस तरह से होते हैं और इनकी पढ़ाई की बात की जाए तो कितनी ज़रूरी है? बायोटिक स्ट्रेस का मतलब जैसे कि विभिन्न फसल में जो कीड़ा, खरपतवार और बीमारी लगते हैं, जिसका वजह से फसल में 15 से 20% नुकसान होता है। और ये तीनों चीज़ के लिए जो फसल में नुकसान होता है, संपूर्ण रूप में इसको बायोटिक स्ट्रेस कहा जाता है। और ये जो हमारा अभी जो क्लाइमेट चेंज का जो चल रहा है शतक, जिसमें हमें अनुभव हो रहा है जो क्लाइमेट चेंज का वजह से हमें नया कीड़ा और बीमारी आ रहे हैं फसल में। और हमारा जो देश का जो बाउंड्री है जो अदर कंट्री का साथ, जैसे उसमें से जो बीमारी आ रहे हैं, इसका जानने के लिए हमें पढ़ाई का ज़रूरत है। और इसमें जानकारी लेके जो कौन सा फसल में कौन सा बीमारी हो रहा है और कौन सा कीड़ा लग रहा है, ये जानकारी दे के किसान को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये एक बीमारी और कीड़ा को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, इसका ज्ञान प्राप्त करके किसान को सहायता करना बहुत आवश्यक है। अब मैं अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि हमारे युवाओं के लिए अगर हम रोज़गार की बात करें तो आगे चलकर किस तरह के अवसर हैं? ये जो बच्चे लोग ये डिग्री मिलेगा जी, मिलने के बाद इसमें रोजगार का काफ़ी स्कोप है, क्योंकि जैसे हमारा देश में और बाकी देश में जो पेस्टिसाइड कंपनी है, इसमें ये लोग डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं रोजगार के लिए। दूसरा ऑप्शन है जो बच्चे को हायर स्टडी में जाना है, जो PhD का बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या तो ICAR इंस्टीट्यूट में ये साइंटिस्ट बन सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है जो खुद बिजनेस में आ सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड कंपनी, बायो पेस्टिसाइड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करके स्टार्टअप, मोबाइल ऐप और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, जो अपना सेल्फ एम्प्लॉय का काम कर सकते हैं, जिसमें बहुत इनको स्कोप है। और इसी का तरीके से ये ऑप्शन बच्चों का ऊपर है जो कौन सा लाइन वो सिलेक्ट करेंगे अपना रोजगार के लिए। जी डॉक्टर घोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब हमारे युवा आगे बढ़ेंगे, बायोटेक स्ट्रेस के क्षेत्र में भी ज्ञान अर्जित करके तमाम रोजगार के जो अवसर हमारे विशेषज्ञ ने बताए हैं उनमें आगे कदम बढ़ाएंगे और सफलता जरूर हासिल करेंगे।
अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है सांस्कृतिक झलक सेगमेंट का। अभी तक हमने खेती किसानी के संदर्भ में बहुत जानकारियां हासिल कर ली। आइए अब रुक कर लेते हैं मनोरंजन का और देख लेते हैं हमारे सेगमेंट में क्या खास है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि परिक्रमा। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से जरूर लाभान्वित होंगे। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।